आते हैं हम रिकॉर्ड पे। अब है जी कि जब अकाउंटिंग रेशियोज इज द टॉपिक एंड we are going to solve that when we have been given question 39, when we have been given cost of sales in the question and gross profit margin is given. जब gross profit margin आपको दिया होगा तो gross profit margin जो है वो तो sales पे होता है, तो sales तो आपको दी नहीं हुई, आपको तो cost of sales दी हुई है, तो you have to convert margin into markup. आपको margin को markup में यानी कि convert करना पड़ेगा. This is the thing which we have to do regarding this question कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्जिन इनटू मार्कअप. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 2,40,000 की और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया हुआ है. तो हम चलते हैं सवाल की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं. आप मेरे साथ हो जी? ओके, आवाज आ रही है आपको? सही है, क्लियर है आवाज? जी सर, क्लियर. ओके, तो अगर आप क्वेश्चन में देखें हम, तो हमें दिया हुआ है जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी हुई है. कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी है 2,40,000 और मार्जिन जो है वो आपको दिया हुआ है 25%. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे, तो कन्वर्जन ऑफ मार्जिन इनटू मार्कअप आपको ये करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्जिन इनटू मार्कअप. उसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ओवर, पहले मार्कअप से मार्जिन में जाएं तो 100+ % होता है, ठीक है, लेकिन अगर मार्जिन से मार्कअप में जाएं तो परसेंटेज ओवर 100- होगा. इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व भी करके भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला ना भी लगाएं तब भी सॉल्व हो जाएगा, बात एक ही है. तो ये आ जाएगा 25/100 - 25, तो आ जाएगा 25/75. तो जीपी अब आप निकाल लेंगे कि आपके पास जो अब आ गया है दैट इज बेसिकली योर मार्कअप. तो जीपी आप निकाल लेंगे 2,40,000 का कितने परसेंट? 25%, विच इज बेसिकली योर मार्कअप. कितना आता है जरा बताइएगा? 60,000. तो इसी हिसाब से आप सेल्स भी फाइंड कर लेंगे. कैसे? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट से. तो कॉस्ट 2,40,000 है, जीपी हमारा 60,000 है, तो सेल्स आपकी 3 लाख पे आ जाएगी. ऐसे हमने सेल्स भी फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स और जीपी भी फाइंड करनी है. आगे इसके चलते हैं हम. क्वेश्चन में आगे क्या पूछता है वो हमसे. उसने रेवेन्यू पूछा था, रेवेन्यू मैंने निकाल के आपको दिखा दिया क्योंकि मैंने जीपी पहले निकाला फिर रेवेन्यू निकाल दिया. फिर कहते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो यानी करंट रेशियो फाइंड करनी है आपने. उसका फॉर्मूला हमारा होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. तो करंट एसेट्स आपको दिए हुए क्लोजिंग इन्वेंट्री है और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं बस. और करंट लायबिलिटी में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ, आप गौर कीजिएगा, वो क्रेडिट है ना, तो ओवरड्राफ्ट है 20,000 का और ट्रेड पेबल्स दिए हुए आपको 1,80,000 के. तो करंट रेशियो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से. करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. तो करंट एसेट्स आपके कितने होंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,30,000 की है और ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 के. ये 2,50,000 करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज जो हैं वो आपकी हैं 20,000, यानी कि ये बैंक और ट्रेड पेबल्स 2 लाख की. 2,50,000 को आप डिवाइड कर देंगे 2 लाख से तो आपके पास आ जाएगा करंट रेशियो विच इज 1.25:1. आपने फाइंड कर ली. फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है हमें वो. क्विक रेशियो निकालनी है आपने 2 डेसिमल प्लेसेस पे. वो आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं
तो आपको क्विक रेशियो आती है तो इन्वेंट्री 2,50,000 माइनस इन्वेंट्री कितने की 1,30,000 की, तो बाकी आपके पास बचेगा ही सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल ही बचेंगे ना ऑब्वियसली 1,20,000 के। तो 1,20,000 को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 2 लाख से, तो आपके पास क्विक रेशियो आ जाएगी, विच इज नॉट गुड वन, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट करंट रेशियो शुड बी 2:1, यानी current assets should be double than your current liabilities, which is the ability of the company to pay back your current obligations. But here it is very low, it is only 1.25:1, और ये भी 1:1 होनी चाहिए, 0.6:1 आ रही है, ये भी इतनी, we are not comfortable with liquid ratio also. It shows your ability to pay your current obligations quickly, and those assets which can be converted into cash very quickly, they are called they will be taken into account in quick ratio known as liquid assets. तो ये हमने ये दोनों भी निकालनी है, इसको हम मिटाते हैं और हम चलते हैं अब आगे क्या पूछ रहा है वो। कमेंट ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी काफी हद तक बता ही दिया था कि लिक्विडिटी जो अच्छी नहीं है दोनों के हिसाब से। अब ये पार्ट हम देखते हैं जी, कंप्लीट द टेबल showing the effect on the working capital of the following proposals. Sell 15,000 नॉन करंट एसेट्स फॉर कैश, तो नॉन करंट एसेट जब आप बेचेंगे तो नॉन करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे, कैश आपका वर्किंग कैपिटल बेसिकली होता क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, तो कैश आपका इंक्रीज करेगा 15,000, तो करंट एसेट्स इंक्रीज करेंगे, करंट लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज बाय 15,000. इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000 कंसिस्टिंग ऑफ 5,000 इन कैश एंड 5,000 नॉन करंट एसेट, तो 5,000 कैश की वजह से करंट एसेट्स आपके बढ़ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज कर जाएगा 5,000 से. Obtain an additional bank loan for 30,000 repayable in equal installments over 5 years. तो 30,000 का इंस्टॉलमेंट्स का लोन है आपका, जो आपने 5 सालों में जो है वो पे बैक करना है. तो सबसे पहले तो बात ये है कि ये बैंक लोन जो है ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है आपकी, लेकिन क्योंकि आपने 5 सालों की इंस्टॉलमेंट पे करना है, इसका मतलब है कि जिसमें से 6,000 है यानी 5 ईयर्स है ना, तो 6,000 आपने अगले साल पे करना है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी 6,000 से, तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा 6,000 से, क्योंकि करंट लायबिलिटीज की वजह से वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज कर जाएगा. ऑफर ट्रेड रिसीवेबल कैश डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर क्विक पेमेंट, क्रेडिट कस्टमर्स ओइंग 60,000 विल एक्सेप्ट दिस ऑफर, तो 60,000 का 10% बनेगा 6,000. तो कैश जो है या बैंक जो है आपका करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं कितने से, 54,000 से, और डिक्रीज हो रहे हैं 60,000 से, तो ओवरऑल आपके जो करंट एसेट्स हैं वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, 6,000 से ज्यादा डिक्रीज हो रहे हैं, तो करंट एसेट्स विल डिक्रीज बाय 6,000, करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज कर जाएगा 6,000 से. सर उसकी बात ये समझ नहीं आई, देखें कैश आपका बढ़ेगा 54,000 से, क्योंकि बाकी 6,000 डिस्काउंट लाउड है, और जो ट्रेड पेबल्स हैं वो आपके डिक्रीज करेंगे, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो आपके डिक्रीज करेंगे 60,000 से, तो कैश आपका बढ़ रहा है 54,000 से, जबकि ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर रहे हैं 60,000 से, तो आपके करंट एसेट्स डिक्रीज कर जाएंगे 6,000 से, और करंट लायबिलिटीज पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज कर जाएगा 6,000 से. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, ये आप कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आप इजीली इसको घर में सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए बिग डील, और आसान है ये, वैसे प्रॉब्लम नहीं है. अगला सवाल देखते हैं हम 41. 41 में अगर आप देखें तो 41 में उसने द ट्रायल बैलेंस ऑफ जोआन आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट वाज एज फॉलोज. जीपी दिया हुआ आपको 60,000 का, जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए, नॉन कैश बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, कैपिटल. मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स वाज 20%, और depreciation on non-current for the year was 8,000 and is yet to be provided. मतलब कि 8,000 की depreciation जो expenses में शामिल नहीं है, उसने कहा ना yet to be provided, यानी कि वो अभी आपने काउंट फॉर नहीं की. सबसे पहले हमने रेवेन्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखिएगा, ये बताता हूं मैं.
आपको दिया हुआ है जीपी, जीपी इज इक्वल टू मार्कअप है ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये होता है ना, जो मार्कअप कॉस्ट ऑफ सेल्स है जीपी के बराबर ही है, और जीपी कितना है दिया हुआ 60,000, मार्कअप कितना है 20% है ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएंगी डिवाइडेड बाय 20% या 0.2, एक ही बात है, तो आपका आ जाएगा 3 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके आ गए 3 लाख, इसमें आप जीपी ऐड कर देंगे 60,000 का, तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी, यानी रेवेन्यू आ जाएगा जो आपने फाइंड करना है 3,60,000 का, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है एक्चुअली। तो जीपी आप निकाल लेंगे, मार्क जीपी इज इक्वल टू मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, 60,000 इज इक्वल टू 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया कि जीपी जो है वो 20% है कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिवाइड कर देंगे 0.2 से, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास 3 लाख में आप ऐड कर देंगे 60,000, तो सेल्स आपके पास आ जाएंगी 3,60,000, यानी कॉस्ट तो आपने निकाल ली ना, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी 3 लाख की, उसमें जीपी ऐड कर देंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी 3,60,000 की। फिर उसने कहा जी कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो डेप्रिसिएशन आप ऐड कर देंगे जनरल एक्सपेंसेस में 25 प्लस 8 33,000, जीपी आपने निकाला हुआ 60,000 का ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में 60,000 में से आप माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 33,000, तो 27,000 आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका निकल आएगा, क्योंकि उसने कहा ना डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की हुई, तो आपको जनरल एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है जी वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है, वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट आपको दिए हुए ट्रेड रिसीवेबल है एक, और एक इन्वेंट्री है, यानी 60,000 प्लस 15,000, तो आपके आ जाएंगे 75,000 के। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है पीछे अभी हमने डिस्कस किया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 75,000 इज द करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, ट्रेड पेबल्स दिए हुए 32,000 की, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, वो क्रेडिट पे दिया हुआ है 25,000 का, तो 32,000 plus 25,000 you will get 57,000 which is your current liabilities, और वो आप 75,000 में से माइनस कर देंगे 57,000, तो ये आपके पास 18,000 आ जाएगा, आपकी रेशो आ जाएगी 18,000 की। ठीक होगी जी बात। तो आगे देखते हैं हम, अब आगे क्या कहता है जी, वर्किंग कैपिटल भी निकाल लिया आपने, आगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू रेवेन्यू निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल रेशियो का मतलब करंट रेशियो है, और क्योंकि रेशियो भी आप फाइंड कर लेंगे, और इसके बारे में आप अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 42 की तरफ। आपको उसने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है देखें, और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई, तो सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सर वो कैसे, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, तो आपको पहले मार्जिन दिया हुआ है, आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना है। तो मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, परसेंटेज और 100 माइनस परसेंटेज का, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंट, यानी 25 ओवर 100 माइनस 25 आप करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा मार्कअप आ जाएगा 25 ओवर 75। इसको आप कॉस्ट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास जो है वो जीपी आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 80,000 का, वो आप ऐड कर देंगे 2,40,000 में, तो आपके पास 3,20,000 की सेल्स आ जाएंगी। तो उसने कहा परचेजेस फाइंड करना है। देखें क्वेश्चन में इन्वेंट्री ओपनिंग भी दी हुई है
क्लोजिंग भी दी हुई है तो बहुत आसान है। आप ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर्मूला लगाएंगे ना कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 19,700 प्लस परचेजेस नहीं पता माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 33,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देंगे 2,40,000 में, क्योंकि वहां जाके जब दूसरी तरफ जाएगा तो 2,40,000 में वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा 33,000 जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और ओपनिंग इन्वेंट्री आप माइनस कर देंगे 19,700 की, तो अगर परचेज आ जाएंगी 2,53,300 2533,300 253,300। तो हमने परचेजेस भी इस तरीके से हम जो है वो फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है, जीपी जो आपको निकला हुआ है आपका 80,000 का, उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस 65,000 के, तो आपके पास आ जाएगा 15,000 विल बी योर प्रॉफिट। क्योंकि हम बहुत मरतबा ये सब कुछ कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्टली ज़बानी ही बता रहा हूँ आपको कि आप 65,000 जो एक्सपेंसेस हैं, जीपी आपने निकाला है, ये जीपी तो निकाला है आपने, ये जो आपने निकाला है 80,000 ये बेसिकली जीपी तो है, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे आप 65,000 के 80,000 में से, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना 15,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर रेशियोज क्या है वो आप निकाल लेंगे, उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है 43, इसको हम देखते हैं ज़रा, पहले मैं इसको ज़रा हटा दूं। जी ये जो क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने लगे ये ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं 43 से। The following summarized income statement was prepared by Kamran for the year revenue, cost of sales, GP, expenses, depreciation दिया हुआ है आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर। एडिशन में मुझे कैपिटल दिया हुआ है, बैंक लोन रीपेबल अक्टूबर 18 और बैंक लोन रीपेबल दिसंबर 2025, दो किस्म के लोन हैं। करीम हैज बीन एडवाइज दैट ही मे हैव बीन अंडरचार्ज बाय 2000 फॉर कैरेज इनवर्ट्स। तो कैरेज इनवर्ट्स को आपने क्या किया है, कम चार्ज किया है। जब कैरेज इनवर्ट को आपने कम चार्ज किया है तो कैरेज इनवर्ट बेसिकली परचेजेस में ऐड होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप ऐड कर देंगे 70,000 में 2,000, क्योंकि आपने कैरेज इनवर्ट को कम रिकॉर्ड किया है, तो उसमें आप ऐड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो एडजस्ट हमारा हो जाएगा। फिर वो कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट इट्स रीसेल वैल्यू ऑफ 15,000, द कॉस्ट वाज 9,000। इन्वेंट्री को आप वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, दोनों में से लेस पे वैल्यू करना होता है आपने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है कितने पर 15,000 पे, जबकि कॉस्ट उसकी 9,000 है, तो आपको 9,000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, यानी 6,000 आपने इन्वेंट्री ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई है। उसकी एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आप क्रेडिट कर देंगे। मैं इसकी एंट्री आपको पास करके दिखाता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये इसकी एंट्री होगी। अब इस पर डिस्कस करते हैं दोबारा, आगे जरा पढ़ लो। Only expenses paid during the year were included in the income statement at 30th April. Expenses prepaid were 1,800, expenses accrued were 700. तो expenses में से आप माइनस कर देंगे prepaid 1,800 के, और जो 700 accrued है वो ऐड कर देंगे। Depreciation at the rate of 10% on cost for the year was charged. In all previous year, the rate of 25% on cost has been used. पिछले सालों में 25% cost पे use किया गया है rate of depreciation जो है, लेकिन अब कितना हो गया 10% हो गया, तो 10% आप निकालें। अगर आप 1,20,000 सॉरी अच्छा नॉन क्रेडिटर्स तो दिए नहीं हुए। Depreciation was charged at rate of 10% on cost for the year. In all previous years, the rate of 25% of on cost has been used. अभी depreciation जो है वो 25% कॉस्ट पे दी हुई। इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली 32,000 होगी, क्योंकि उसका 25% आता है ना, कितना वाला, उसी का तो 25% आता है 8,000। अब आपने 10% लेना है, 32,000 का आपको लेना पड़ेगा 0.1 विच इज 3,200। अब आपको 3,200 डेप्रिशिएट करना था, आपने 8,000 लिखा हुआ है, 3,200 से डेप्रिशिएट आप इसको करेंगे। तो अब जो इसमें सवाल को हम कल डिस्कस करेंगे मजीद आगे। इसमें जो सवाल के ऊपर जो रिक्वायरमेंट मांगी हुई है इसको देखते हैं, और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री है इसको मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट हैज़ नॉट बीन अप्लाइड इन ईच केस 1, 2, 3, 4 में वो कह रहा है। तो पहला आपने अंडर चार्ज किया बाय 2,000 फॉर कैरेज इनवर्ड, ठीक है ना। तो ये तो आपने बेसिकली क्या हुआ है, कास्टिंग एरर हुआ है, अंडर कास्ट कर दिया ना, तो इसे
कास्टिंग एरर हम बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर भी बोल सकते हैं इसको आप, लेकिन कास्टिंग एरर बेसिकली इसको कहा जाता है कि आपने कम चार्ज किया है 2000 से। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने वैल्यू किया है 15,000 से और 9,000 आपने उसको, तो इस पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है वो प्रूडेंस का है कि प्रूडेंस के तहत जो है वो आपने उसको गलत रिकॉर्ड किया है। कैरिज इनवर्ड में मैचिंग भी आप कह सकते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, आपने अप्लाई नहीं किया। फिर तीसरे में एक्रूअल है। एक्रूड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्सपेंसेस एक्रूड हो तो आप ऐड करते हैं और प्रीपेड हो तो माइनस करते हैं। और चौथा जो डेप्रिसिएशन का रेट आप चेंज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि आप डेप्रिसिएशन जो है उसको आप यूज करेंगे और डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। कैलकुलेट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपने रिवाइज वैल्यू में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट चेंज जाएगी ना। और इसी तरह आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर और रेशियोज भी उसने फाइंड करने को कहा है। मैंने तो आपको इफेक्ट बता दिए हैं जो उसके एंट्रीज के हैं, लेकिन एंट्रीज के इफेक्ट फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है ये सवाल। लेकिन असल चीज जो है सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री वाली जो अमाउंट आपने लिखी ये वाली, ये कैसे आई है, ये मैं आपको जरा थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सपोज करें कि आपको पता है कि आप सेल्स में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, परचेज आती है और लेस करते हैं इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे आपने लेस करना था बेसिकली 9, आपने लेस कितना कर दिया 15, करना 9 था, लेस कर दिया 15, क्यों कह रहे हैं ना आपको लेना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। एनआरवी होती है मार्केट वैल्यू, जितने का वो बिकता है। बिकता वो 15 क्या, आपने 15 रिकॉर्ड किया है, लेकिन कॉस्ट उसकी 9 है, तो आपको 9 पे लिखना चाहिए था। जब आप ये 15 लोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑटोमेटिकली कितने से बढ़ जाएगी, 6 से ज्यादा हो जाएगी। तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स को 6 से क्या कहते, सॉरी 6 से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कम हो जाएगी। आई एम सॉरी, क्योंकि 15 है ना, 9 लिखना था आपने, 6 से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, कम हो जाएगी 6 से कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा 6 से, इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट किया। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आप 15 लिख रहे हो जबकि है 9, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे, आपका ऐसे डिक्रीज कर जाएगा कितने से, 6 से। तो ये एंट्री आप पास करेंगे। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। सपोज करें ये 20 है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 5 है और परचेजेस आपकी जो है वो 20 है। तो मेरे भाई 20 और 5 25, 25 और 15 माइनस करें कितना आएगा, 10, 10 में से माइनस करें तो जी जो कॉस्ट पर आता है 10 आता है, जो भी है। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही, 10, जबकि यहाँ पे आपको लिखना कितना चाहिए, 9। उस सूरत हाल में कॉस्ट सेल कितनी आती है, 16, लिखी आपने 10 हुई है, ठीक है जी, होनी कितनी चाहिए 16, तो आपको 6 से बढ़ाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स को, इसीलिए वहां पे 6 से मैंने एंट्री पास की है। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई इस बात की। तो ये सवाल आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट जो है वो चलेंगे। 42 क्वेश्चन है ना, इससे आगे फिर कल हम नेक्स्ट बात करेंगे। इसमें मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सर कोई भी नहीं। हाँ जी, चलें ठीक है इंशाल्लाह, बस अब कल 42 से आगे चलेंगे। और बाकी पिछले सारे क्वेश्चन आपने करने हैं यार, यू आर नॉट सपोज टू लीव दोस क्वेश्चन, यू हैव टू डू दैट। सो उसे कंप्लीट करें, जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको कंप्लीट कर लें आप। थैंक यू।